हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हम मैथ के अंदर टॉपिक कवर करेंगे अपना मैट्रिक सिस्टम लेक्चर नंबर 9 फ्रेंड्स, जिसका नाम है हमारा क्रैमर्स रूल और द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, सिलेबस के जैसी सेम है हमारी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। एनईपी पैटर्न के अकॉर्डिंग है इसको मैं भी बुक को यूज करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से करता हूँ, कुछ अपने आप से बना के मैं इसको आपको शो करता हूँ। तो आप इसको बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई और बुक फॉलो करनी है आप उसको भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम अपना क्रैमर रूल बोलते हैं जिसको। इसमें टॉपिक दे रखा है, इस पे आप न्यूमेरिकल्स की हेल्प और ले सकते हैं अगर आप फाइनल एग्जाम के टाइम पे सोल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं क्रैमर रूल का, लेक्चर 9। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए हो, इनकम टैक्स ऑपरेशन, रिसर्च अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, चांदना कोचिंग क्लासेस। अब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम अपना टॉपिक आज कवर करेंगे क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें क्या बताया गया, व्हेन वी स्टडी मोर देन वन लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स एट द सेम टाइम आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम कभी एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन की स्टडी करते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं सेम टाइम पर, तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं, उससे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सोल्व करना। इसमें वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें डिटेल में। तो ये कुछ मैंने एक रूल लिखा है 3 into 3 वाला रूल, बेसिक रूल ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं उस समय पर ये हमारा रूल काम आता है, प्लस माइनस प्लस, और जो अंदर में हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसको माइनस माइनस देते हैं साइन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार दोबारा मैंने फिर बता दिया क्योंकि इसमें काम आएगा अब ये रूल। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक सीखेंगे पहले क्रैमर्स रूल का, फिर क्वेश्चन को आगे सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व रूल या फिर ट्रिक इसमें बता रखा है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक लिखी हुई है मैंने। आप इसी से क्वेश्चन को सोल्व करके चलेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली फाइनल एग्जाम में कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है, इफ d does not equal to 0 then the given system of equation has a unique solution। अगर हमारा d जो है डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे सिंपल पहले d का, तो उसमें अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता उस समय पर हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि हमारा इसी टाइम सिलेबस में ग्रेजुएशन के जिसमें हमने सीखना है। ठीक है, तो ये हम +1 +2 के व्यू पॉइंट से मैथ नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से कर रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन आएंगे क्रैमर रूल में। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, सीडीएलयू है, सभी में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैट्रिक सिस्टम अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, तो जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। 90% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। टॉपिक बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना, और इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि फाइनल एग्जाम में आता ही आता है टॉपिक। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सोल्व करने की ट्रिक है, अगर हम डी निकालेंगे तो 1 और 2 सिंपल लर्न करना है इसको आपने। D1 और D2 के लिए दे रखा है 3 2 1 3। ठीक है, तो इसको हम लर्न करेंगे 1 2 3 2 1 और लास्ट में 3। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो गया D1 D1 और D2 के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारे को वैल्यूज निकालनी होती है x और y की, जो हमारे से मेन क्वेश्चन में पूछी जाएंगी क्रैमर रूल से जिसको सोल्व करना है। तो x की वैल्यू निकलेगी D1/D और y की निकलेगी D2/D। ये टॉपिक हमारे को तब क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमारे पास d तो सिंपल तरीके से निकलेगा, बीच में मैंने पेंसिल से लाइन लगाई हुई है देखो। तो d सिंपल का मतलब है सिंपल काउंटिंग 1 2 3। तो d को निकालने के लिए 1 2 3 लाइन को हम लिखेंगे। लाइन कैसे लिखेंगे, कॉलम्स क्यों लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे को क्लियर हो जाएगा। तो D1 के लिए, D2 और D3 के लिए ये एक बॉक्स बनाया हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक को लर्न कैसे करेंगे। देखो मैंने डायगोनल में छोटी छोटी पेंसिल से ना डॉट लगाई हुई है, जो आपको मे बी दिख भी नहीं रही होंगी।
तो मैंने इसको लर्न करने का तरीका बना रखा है अपने लिए ये। तो देखो 4 4 4 हमने डायगोनल में लिख दिया और फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने लिखा ऐसे 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। पहले 4 4 डायगोनल में लिख लेंगे, जहां पे जगह बचेगी फर्स्ट में 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। फिर ये हमारा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, ठीक है। इसको आपने लर्न करना है। फाइनल एग्जाम में एक साइड पे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पेंसिल से आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो अच्छी बात है, लर्न होना चाहिए आपको ये। एक्स की वैल्यू लॉन्ग क्वेश्चन में निकलेगी d1/d, वाई की d2/d और z की d3/d। तो मतलब जब हम एक्स वाई और z की वैल्यू लॉन्ग क्वेश्चन में निकालेंगे तो हम पहले ऊपर सारी जगह लिख लेंगे d1 d2 d3, सबके डिवाइड में d आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज को हमने सोल्व कैसे करना, निकालना कैसे है, ये मेन मोटिव है। हम इसको निकालेंगे कैसे, वही चीज हमने सीखनी है आज इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी को हम डिटेल में सीखेंगे, तभी हमारे क्वेश्चन ये सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपको डिटर्मिनेंट के बारे में नहीं पता फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जाके प्लेलिस्ट में। तो आज का जो हमारा लेक्चर 9 है, इसमें हम सिर्फ ग्रामर रूल के टॉपिक को ही डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट, इनवर्स की, इनकी सबकी वीडियोस अलग अलग मैंने बनाई हुई है पहले से ही। इस चैप्टर में, अब इस टॉपिक में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन वेदर द यूनिक और नॉट, अगर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है चाहे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है, देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या, ये अभी पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देन इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में तो यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस ही आएंगे मोस्टली, इसी को ही कवर करेंगे हम, और बाकी सिलेबस में नहीं है इतना अभी ग्रेजुएशन में। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन इट इज सेड टू बी डिपेंडेंट, अगर हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास टॉपिक है एनईपी के सिलेबस के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस दिया है तभी आप इसको कवर करेंगे, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हो तो आप इसको कवर नहीं करेंगे। आप अपने यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर सिलेबस चेक कर लेंगे पहले मैथ का, तभी इस टॉपिक को कवर करना, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में टॉपिक हर बार होता ही होता है सारी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये क्या था पता लग जाएगा आपको। इफ d डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो d का जो हमने डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स का निकाला है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर जीरो के बराबर नहीं है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, उस समय पर जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उस समय पर उसका यूनिक सॉल्यूशन पाया जाएगा, गिवन बाय द एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है। if d is equal to 0 and at least one of d1 and d2 और d3 is non-zero, अगर हमारा d 0 के बराबर है और d1 d2 d3 तीनों में से कोई एक या फिर कोई एटलीस्ट वन, मिनिमम एक कोई भी नॉन जीरो आ जाता है, then the given system of equation is inconsistent since it involves the division of non-zero numbers by 0 and thus it has no solution, उस समय पर हमारा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारा टॉपिक हमारे इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही डिटेल में करने हैं, वही हमारे सिलेबस में और वही फाइनल एग्जाम में आते हैं। इफ d इज इक्वल टू जीरो एंड d1 d2 d3 और जीरो, तो अगर हमारा d भी जीरो आ गया, d1 d2 d3 भी जीरो आ गया, सारे के सारे जीरो हैं ये, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सिर्फ d जीरो आया था और बाकी d1 d2 d3 में तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आता है, ठीक है। किसी की वैल्यू आ गई जैसे 5 या किसी की आ गई 7 या 8 आ गई, उस समय की बात करिए कि वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर हम क्वेश्चन लॉन्ग कर रहे हैं तो डी की वैल्यू भी जीरो आ गई, d1 d2 d3 सारे ही जीरो आ गए, तो जीरो बाय जीरो जीरो करते ही जाएंगे क्वेश्चन को। तो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन may be consistent or inconsistent and it may have a infinitely many solutions or no solution, उस समय पर उसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ये हमारा थ्योरी का बेसिक था थोड़ा सा, जो मैंने आपको बता दिया है। हम लॉन्ग क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, शॉर्ट भी, उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्टिंग काफी है टॉपिक। तो हमने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ मैंने इमेजिनरी फिगर बनाए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हम नंबरिंग कैसे देंगे, जो नंबरिंग लिखी हुई है ना कि हम नंबरिंग को उतारेंगे, कैसे उतारेंगे ये पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में मेरे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x + 2y = 3, मैंने खुद से लिख दिया इसको।
आगे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो दो इक्वेशन दे रखी है मेरे पास कोई क्वेश्चन में, तो मैंने इसको फर्स्ट वाले को ऐसे स्टार्टिंग में नंबर देना 1, फिर आगे 2, फिर 3। ठीक है, हम इसको सिर्फ वर्ड को लिखेंगे साथ में साइन को, जैसे इसके आगे मान लो कि -2 है तो हम -2 को लेके चलेंगे, आगे लिखा हुआ है प्लस का 3 तो प्लस का 3 लेके चलेंगे। ये एक्स वाई जेड अभी नहीं लेने हैं, ठीक है, सिर्फ डिजिट लेनी है, यहाँ से नंबर लेना है, उसके साथ अगर प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसको भी हम साथ में उठा के चलेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का हमने एग्जांपल एक ले रखा है, इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगर ऐसा आता है तो ये मैंने इमेजिनरी एग्जांपल लिया हुआ है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, मैंने थोड़ा सा लाइट लिखा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेंसिल से लिखा हुआ है ये। आगे 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। ये रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, तो इसको हम नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4। इक्वल टू के उधर वाले को 4 दे दिया, इसमें इक्वल टू के उधर को 3 दे दिया। ये हमारा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये मैंने जस्ट दिखाने के लिए लिखा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है, बेसिक सीखने के लिए। अब इसके बाद हम इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल कवर करेंगे, उससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए इसमें। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है क्रैमर रूल का, इसको हम सोल्व करेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। तो इसको हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, इनको हम लिख के रख लेंगे नीचे। 3x माइनस 4y सेम लिख दिया इज इक्वल टू 1, आगे -2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। ऐसे इक्वेशंस को हमने लिख लिया, ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथ साथ ले सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास रूल क्या था, हमारे को याद करना पड़ेगा। मैंने फाइनल एग्जाम में मान लो साइड पे पेंसिल से लिख लिया है ना, तो अगर लर्न है तो वेल एंड गुड, लिखना नहीं है, फाइनल एग्जाम में शो नहीं करना है ये, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे आती थी, सिंपल 1 और 2 की काउंटिंग। D1 कैसे आया था, 3 2 1 और 3। हमने इसको लर्न कैसे करा था, सीधा डायरेक्ट लर्न किया था, D1 और D2 लिख लिया, 1 2 3 2 1 3, ऐसे हमने काउंटिंग को लिख के लर्न किया था। ये रूल है, आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिएगा फाइनल एग्जाम में, मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए लिखा है इसको। तो मैंने क्या किया कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसकी फर्स्ट कॉलम वाली लाइन को ऐसे 3 और 2 को हमने क्या कर दिया, एक सर्कल किया, ये हमारा कौन है, फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट लाइन बन गई है। 3 और -2 को उठाएंगे, मैक्स को नहीं उठाएंगे। आगे -4 एंड 5 प्लस का, इसको हमने सर्कल किया सेकंड नंबर। 1 और 3 हमारा क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया। तो मैंने ऐसे नंबरिंग असाइन कर दी इनको शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू, सबसे पहले डी निकलेगा, ये डी नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे हम, तो डी इज इक्वल टू 1 2, 1 2 का मतलब लाइन उतारनी है। तो हमने लिखा यहाँ पर डी इज इक्वल टू, ये हमने साइन बनाया डिटर्मिनेंट का, 1 और 2 का मतलब क्या था, ये फर्स्ट वाली लाइन को उतारना, तो ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 3 और -2, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब हमारे पास दिया 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब ये -4 प्लस का 5, -4 प्लस का 5 लिख लिया हमने, प्लस का साइन शो नहीं करना होता है, इसे लिख दिया हमने। तो 1 और 2, ये 1 और 2 लाइन को हमने ऐसे उतार के डिटर्मिनेंट में लिख लिया है डी निकालने के लिए। सबसे पहले हर क्वेश्चन में डी ही निकलेगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, देखो डी की वैल्यू निकाल ली हमने, 3 5 जा 15, -2 इंटू -4 क्या हो गया, 4 2 जा 8 प्लस का, तो बीच में माइनस का साइन पहले ही आना था, माइनस करते ही है, तो माइनस और माइनस प्लस। अब ये 4 2 जा क्या हो गया था, माइनस और माइनस प्लस हो गया था, 4 2 जा 8 हमने कर दिया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहाँ पर पहले भी माइनस का साइन ही आना था, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 3 जा 15 माइनस। अब माइनस और 4 2 जा 8 प्लस का हो गया, तो प्लस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो 15 माइनस 8, 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 विल बी 7, तो डी आया 7, डज नॉट इक्वल टू 0। इसी चीज को हमने मेन चेक करना है पहले, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे मैंने आपको भी ऑप्शन बताया कि अगर डी 0 आ जाता है तो उसका हम कैसे कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट वगैरह है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो d है 7 आया है, 0 के बराबर नहीं आया है, तो हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा। तो एक लाइन हमारे को लिखनी होती है यहाँ पर, इसके साथ ही आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। Hence the given system of equation has a unique solution। जो हमारा given system of equation है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन पाया जाता है। इसको हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ये लाइन हमारे को लिखनी बहुत जरूरी है, मार्क्स कट सकते हैं इसके अगर आप नहीं लिखोगे तो। अगर कोई टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है तो आपके मार्क्स वो जरूर काटेगा इस लाइन के। तो हमारा डी जो था 7 आया था, 0 के बराबर नहीं था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर जा रहे हैं। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ये लाइन का मतलब ये है। ठीक है, अब हम किसको निकाल लेंगे, D1 की बारी है, तो D1 की टर्न लिखेंगे। D1 इज इक्वल टू, D1 में कौन कौन बैठा था, 3 और 2, 3 की लाइन को उतारेंगे, ये 1 और -3 लिख दिया। नेक्स्ट है 2, 2 की लाइन को उतारेंगे, ये लिखी हुई है। -4 और 5, तो -4 और 5, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5, -4 इंटू -3, तो 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस प्लस का 12, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 12 विल बी -7, डी आ गया। अब किसकी टर्न है, D2 की टर्न है। D2 कैसे निकलेगा, 1 और 3 से निकलेगा। 1 वाली लाइन को उतारेंगे, 3 और -2, फिर दूसरी तरफ कौन आएगा, 3 आएगा, तो 3 की लाइन को उतारा, 1 और -3 लिख दिया। 3 इंटू -3, माइनस का 9, माइनस का 2 इंटू 1, -2, तो अब -9 -2 लिखना था हमारे को, तो -2 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 2, D2 आया हमारा -7, तो हमारा D भी निकल गया, D1 भी निकल गया और D2 भी निकल गया। अभी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, काफी इजी है। अब हमारा क्रैमर रूल से क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, बाय क्रैमर रूल। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x में क्या लिखेंगे, d1/d, और y में क्या लिखेंगे, d2/d। तो d1 d2 लिख लिया, और बाय में तो d आना ही आना, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, d1/d, तो -7/7, और y की वैल्यू d2/d, -7/7, तो -7/7, -7/7 कट किया, तो -1 -1 आया, और x और y की वैल्यू आ गई हमारी -1 और -1। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा बेसिक कवर हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे इसी वीडियो में हम अपने। ठीक है, तो उससे आपको ग्रामर रूल अच्छे से करना आ जाएगा। जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन लॉन्ग ही आते हैं ग्रामर रूल के, और काफी चांसेस होते हैं आने के इनके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यूजिंग डिटर्मिनेंट वर्ड दिया हुआ है ना, तो अब हमारे को ये नहीं कहा कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो, या अगला टॉपिक आ गया, एक ग्रामर रूल आ गया, तो हम इसको किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। बट अगर ऐसे लिखी आती है, प्रॉपर लाइन इक्वेशन बनी हुई है, तो हम क्रैमर रूल का इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। हम इसको सीधा क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो ऐसे वर्ड लिखा है इसमें कुछ लिखा नहीं है कि क्रैमर रूल से सोल्व करना है, तो लीनियर इक्वेशन को यूजिंग डिटर्मिनेंट्स बोला गया है, तो समझ लेना कि मतलब क्रैमर रूल ही बोला गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x plus y plus z plus 1 is equal to 0, x plus 2y plus 3z plus 4 is equal to 0, x plus 3y plus 4z plus 6 is equal to 0। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट टर्म्स टू राइट हैंड साइड वी हैव। जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ है, उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सके। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, 90% चांसेस में क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा फाइनल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। ये चीजें पहले से ही उधर दी होती हैं हमारे पास, काफी चांसेस में ऐसे होता है। कोई एक क्वेश्चन एक या दो होता है जो इंपॉर्टेंट भी होता है, मतलब वो ऐसा भी दिया होता है। तो मैंने इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स चाहा कि इस वीडियो में मैं कवर कराऊं, कि जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन वैल्यूज को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। सारे क्वेश्चंस में पहले से ही राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो हमारे को उधर लेके जानी पड़ती है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे ही चूज किया है जिसमें हमारे को ये वर्क करना पड़े। तो अब मैंने क्या किया कि इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, x प्लस वाई प्लस
3z इज इक्वल टू -4। तो प्लस का 1 उठ के उधर चला गया, माइनस का 1 हो गया, 4 प्लस का था तो उधर गया तो माइनस का 4 हो गया। सेम एज इट इज x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -6। इधर का प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया। अब x y इनके साथ अगर कोई नहीं बैठा तो 1 बैठा है, तो मैंने x के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 1 1 लिख दिया। यहाँ पर y के साथ कोई नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। z के साथ यहाँ पर कोई नहीं है फर्स्ट में, तो जैसे 1 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे z दिया हुआ है खाली, तो z के साथ कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब नंबरिंग भी दे दी हमने लेफ्ट हैंड साइड से, इसको उठा के कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भी ले गए। अब हमारा क्या काम था, एक इसको नंबरिंग असाइन करना। 1 ये पूरे का नंबर हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। हमने सिर्फ नंबरिंग उठानी है और साथ में साइन लेके चलने हैं उनके, एक्स वाई जेड वर्ड को नहीं उठाना है। इसको हमने नंबर दे दिया 4 क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड तक भी दे रखा है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज थी रिमेंबर करने वाली, जो मैंने साइड पे एक रूल लिख दिया है, आप फाइनल एग्जाम में नहीं लिखे चाहे लिख सकते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, 1 2 3 सिंपल, मैंने साथ में लिख दिया कि सिंपल तरीके से निकलेगा। अब D1 D2 D3 कैसे निकलता था, 4 4 4 डायगनल, 1 1 2 2 3 3। तो बची जगह पे हमने ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा रूल भी लर्न हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में कि मोस्टली गिवन दिस टाइप क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, ये स्टेप आपको नहीं करना होगा, इतना एरिया कवर नहीं करना है, यही क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दिया होता है, ठीक है, इजी दिया होता है। तो ये चीज मैंने आपको करके सिखाने के लिए किया है। ऐसा क्वेश्चन एक बुक में भी है, सेम वही वाला लिया हुआ मैंने, ताकि आपको इजीली कवर क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चंस भी करने साथ साथ आ जाएंगे। आगे दिया हुआ हम सबसे पहले निकालेंगे डी, तो 1 2 3 नंबरिंग से। तो डी लिखा मैंने डिटर्मिनेंट के लिए 1 2 3, तो 1 की लाइन 1 1 1 लिख दिया। 2 में 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। थर्ड लाइन में लिखेंगे भी है 1 3 4 1 3 4 उतार दिया। ऐसे डी में लिखा था 1 2 3 लाइन को लेना है, तो 1 2 3 लाइन को हमने लेके इसमें लिख दिया। तो डी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये आपको लेना आता ही है, प्लस माइनस प्लस वाला जो रूल है जो हम लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर वैसे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रूल 3 इंटू 3 वाला है जो हम यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या यूज होता है, प्लस माइनस प्लस, और बीच में क्या होता है ब्रैकेट में माइनस आता है, ठीक है। ये यूज होएगा हमारा रूल यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लिख लिया यहाँ पर। अब ऐसे कटिंग कर देंगे इसकी, 4 2 जा 8 3 3 जा 9। आगे इसके थ्रू ऐसे कट करेंगे, 1 को उतार दिया माइनस, 4 1 जा 4 3 1 जा 3। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो आप मेरी डिटर्मिनेंट्स की पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है। फिर हमने ऐसे इसको कट किया, ऊपर वाली लाइन को रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, तो इसको हम 1 लिखेंगे प्लस का, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 2। तो d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इसको सोल्व करके -1 प्लस का 1, तो इसको हमने सोल्व किया तो d आया हमारा -1। तो d -1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा 0 के बराबर ये नहीं आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है आगे, तो d हमारा जब 0 के बराबर नहीं आता है तो हमारे को एक लाइन लिखनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब हमारा d 0 के बराबर नहीं आएगा तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो d1 निकाल लेंगे, d1 के लिए क्या चाहिए, 4 2 3 चाहिए, तो हम पहले 4 वाली लाइन को उतारेंगे, -1 -4 -6 लिख दिया। फिर आएगा 2 2 वाली लाइन को उतारेंगे, 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। फिर आगे 3 आएगा तो हम 3 लाइन को उतारेंगे, 1 3 4 1 3 4 हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो -1 4 2 जा 8, आगे 3 3 जा 9, फिर माइनस का 1, 4 इंटू -4 -16, -6 इंटू 3 विल बी -18, लेकिन बीच में पहले ही माइनस आना था तो माइनस माइनस प्लस 18 लिख दिया हमने। नेक्स्ट प्लस का 1, -4 इंटू 3 विल बी -12, 6 माइनस का इंटू 2 प्लस का, तो -12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस का एक साइन पहले भी आना था ना, यहाँ से ये देखो, तो -6 इंटू 2 -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इसको हम इजीली सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 0, तो d1 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे, d भी निकल गया, d1 भी निकल गया। अब निकालेंगे d2 और d3 निकालेंगे। तो d2 निकालने के लिए क्या था, 1 4 और 3 निकालेंगे हम। 1 4 3 लाइन को लिखेंगे, फर्स्ट लाइन 4 लाइन और 3 लाइन, तो मतलब 1 4 3 को हम यूज करेंगे d2 के लिए। तो ये फर्स्ट लाइन पूरी उतारेंगे आगे, फिर फोर्थ लाइन पूरी उतारेंगे आगे, फिर हम थर्ड लाइन पूरी उतारेंगे ऐसे आगे। ठीक है, नंबरिंग उतारेंगे अगले में। तो इसमें हमने 1 1 1 1 माइनस का -4 -6 1 3 4 उतार लिया, सेम एज इट इज ये वाली लाइन्स उतार ली है। ठीक है, और आगे 3 की लाइन उतारी है 1 3 4 वाली। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब d2 को सोल्व करेंगे। 1 का 1 -4 इंटू 4 -16 माइनस आगे 6 इंटू 3 18, माइनस और माइनस प्लस 18 हो गया। आगे माइनस का साइन आना ही आना था यहाँ पे बीच में, पहले से ही -1 है तो क्या हो जाएगा +1। कटिंग होगी, ऐसे कट देंगे। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 विल बी माइनस, आगे बीच में 3, बीच का माइनस का साइन आएगा। ठीक है, +1 आगे 6 माइनस का इंटू 1 तो -6, आगे माइनस -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 करेंगे -4 आएगा। यहाँ पर पहले से भी माइनस का साइन आना था रूल के हिसाब से, तो +4। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा d2 2 + 1 -2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 बच गया, तो d2 आया हमारा +1। इसके बाद हमारे पास d3 आएगा। d3 के लिए रूल में से हम चेक करेंगे कौन उतरेगा। 1 2 4, पहले ये वाली लाइन उतरेगी, फिर ये 2 की लाइन उतरेगी और ये फिर 4 की लाइन उतरेगी। ठीक है, तो एक बॉक्स में हम d3 में डिटर्मिनेंट में हम उन लाइंस को उतार लेंगे एज इट इज, ऐसे पीछे से देख के। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस का 1 6 माइनस का इंटू 2, तो कितना हो गया -12। आगे -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 विल बी -12, तो माइनस का साइन रूल के हिसाब से पहले ही आना था अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, आगे -1, इसको हम कट करेंगे ऐसे। -6 इंटू 1 विल बी -6, -4 इंटू 1 विल बी -4, लेकिन यहाँ पहले भी माइनस आना था, तो माइनस माइनस +4। नेक्स्ट आएगा हमारा -1, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है रूल के हिसाब से देखा जाए तो। ये देखो, ये साइन प्लस का होता है बाहर वाला, तो -1 और प्लस का साइन, तो माइनस प्लस -1 ही आएगा। इसको हम ऐसे कट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 विल बी 3, 2 इंटू 1 विल बी 2, तो 3 - 2। इसको हम सोल्व करेंगे, आएगा 0 + 2 - 1, तो d3 आया 1। d3 की वैल्यू भी 1 आ गई, d2 की भी 1 आ गई, और d1 की वैल्यू आई -1, और d की वैल्यू भी आई थी हमारी -1। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे। हमारे को जो वैल्यू चाहिए थी वो x, y और z की चाहिए थी, तो हम लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। अगर हम क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो x, y, z की वैल्यू d1 d2 d3 लिख के रख लेंगे। डिवाइड में कौन जाएगा, हर बार डिवाइड में जाता है d d d। ठीक है, तो d1 बाय d की वैल्यू आई -1 बाय -1, तो कितना है 1, x का 1 आ गया। d2 बाय d 1 बाय -1, इसके बारे में -1, तो -1 आ गया आंसर। नेक्स्ट d3, d3 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, d की वैल्यू कितनी है -1, अब -1 यहाँ से ले लेंगे, तो 1 बाय -1 आंसर आया -1, तो z की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन इजी है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं स्टार्टिंग से। हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे इसी वीडियो में, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। वो लॉन्ग क्वेश्चन है क्रैमर रूल का। ठीक है, इस पेज का अगर फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। हम अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये पेपर में आता भी है, इसके आसपास वाले काफी क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ स्टील। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि 3 प्रकार का स्टील प्रयोग करती है। S1 S2 S3 उनके नाम दिए गए हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ कार्स, 3 तरह की कारों का उत्पादन करने के लिए कारों के नाम क्या दिए गए हैं, C1 C2 एंड C3। अब
स्टील रिक्वायरमेंट इन टन्स फॉर ईच टाइप ऑफ कार्स। इन सभी प्रकार की कारों को बनाने में से किसी एक टाइप की कार को बनाने के लिए भी जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो टन में दी गई है, आर गिवन बिलो, जो कि डेटा के हिसाब से नीचे प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, रूल दिखाने के लिए आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। आगे का क्वेश्चन हमारे पास ऐसे टेबल बना हुआ आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है स्टील S1 S2 S3, कारें दे रखी हैं, कार्स, कार C1 C2 C3। अभी डेटा ऑलरेडी ऐसे ही पहले से ही आपके पास दिया होगा, बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइनल एग्जाम में भी आता है। अब S1 S2 S3 का डेटा दे रखा है 2 3 4 1 1 2 S2 का, S3 का डेटा है 3 2 1। ये स्टील दे रखे हैं अलग अलग तरह के, और कार 1 कार 2 3 दे रखे हैं, ठीक है। यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल उसने लिख दिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे को क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सोल्व करना है, फाइनल एग्जाम में पहले से ही मेंशन आया हुआ है, ठीक है। तो क्रैमर रूल से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच टाइप ऑफ which can be produced using 29, 13 and 16 tons। उसने बोला है कि नंबर ऑफ कार्स निकालनी है ईच टाइप, हर तरह की, क्रैमर रूल के माध्यम से, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग, जो कि हमारी प्रोडक्शन उत्पादन के समय पर यूज की जाती हैं, जो कि 29, 13 और 16 टन है स्टील के। तो 29, 13 एंड 16 टन ऑफ स्टील ऑफ 3 टाइप्स रिस्पेक्टिवली, 3 तरह के स्टील के रिस्पेक्टिवली टोटल दे रखे हैं। स्टील के टोटल मतलब 29, 13 और 16 की बात हो रही है। तो टन्स में स्टील 3 टाइप्स रिस्पेक्टिवली की बात की गई। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब पहले स्टील के सामने का टोटल 29, दूसरे स्टील के सामने का टोटल 13, थर्ड स्टील के टाइप के सामने का टोटल 16। तो स्टील के टाइप के वाइज दे रखे हैं ये टोटल, यहाँ पर बैठेंगे ये टोटल, ठीक है, ना कि कार के सामने लिखने। स्टील की बात हो रही है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है कि 29 फर्स्ट वाले की बात हो रही है, 13 दूसरे की बात हो रही है और 16 तीसरे नंबर की बात हो रही है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब हम रिमेंबर करेंगे उस रूल को जो हम लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का रूल था डी निकलता है सिंपल 1 2 3 से, और D1 D2 D3 लिख के रख लेंगे, 4 4 4 डायगोनल में लिखेंगे, जगह बची 1 1 2 2 और 3 3 कॉलम के हिसाब से लिख देंगे। क्वेश्चन आपको क्लियर है? इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस x y and z be the number of cars produced of the types of C1 and C2 and C3 respectively। हम x y z को नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड टाइप्स की लेके चलेंगे। 3 तरह के टाइप्स C1 C2 एंड C3, 3 तरीके की कार प्रोड्यूस होती जा रही है रिस्पेक्टिवली। तो हम उसको मान के चल रहे हैं एक्स वाई जेड। तो x का मतलब C1, y का मतलब C2 एंड z का मतलब C3 रिस्पेक्टिवली। ये हमने खुद से माना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतार देंगे ऊपर से, 2 3 4 2 3 4 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। कार्स को लिखना है ना हमने ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड, क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था कार 1 को x, कार 2 को y और कार 3 को z। तो हमने सबके नाम भी देने हैं आगे। 1 1 2, तो 1x प्लस 1y प्लस 2z, एक्स वाई जेड किसको? कार के नाम दे दिए, C1 C2 C3 को। अब 1 को हम चाहे 1x लिख भी सकते हैं, खाली x भी लिख सकते हैं। तो मैंने ब्लू पेन से x y यहाँ पर z देखो अलग अलग ही लिखे हैं, और पेंसिल से लिखा हुआ है 1 1। आप ब्लू पेन से लिखना चाहे पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मना नहीं है कुछ। तो मैंने तो फाइनल एग्जाम में मैं भी लिख के ही करता था ऐसे, बट कुछ बच्चे सिर्फ एक्स वाई जेड ही लिखते हैं इसको। अब नेक्स्ट है आगे 3 2 1, तो 3x प्लस 2y प्लस 1z। तो C1 C2 C3 को हमने XYZ नाम दे दिया। इज इक्वल टू लगाएंगे आगे, हमने क्या लिखना है 29 13 और 16। ये किसकी बात हो रही है? स्टील्स के टोटल की बात हो रही है, दे रखा है प्रोडक्शन की, ठीक है। तो 29 13 और 16 S1 S2 S3 के सामने हमने लाइन में लिख दिया, टोटल पहले से ही गिवन है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वैल्यू दिखेंगी, नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि टोटल ही नहीं आ रखा फाइनल एग्जाम में, पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को कंप्लीट। अब हम नंबरिंग असाइन करेंगे, 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम, ये 3 नंबर कॉलम और ये 4th नंबर। इनके साइन भी साथ रहेंगे, जब जब नंबरिंग उठाएंगे साइन को साथ में उठाएंगे। कई बार कुछ वैल्यूज माइनस की भी दी होती हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले निकलता है डी,
डी के लिए हमारे पास था 4 2 3, तो फोर्थ लाइन उतारेंगे पूरी, लिख दी। अब फर्स्ट हमारा डी, सॉरी, तो डी की वैल्यू आती है 1 2 3, तो डी को हम सोल्व करेंगे। डी के लिए क्या आएगा 1 2 3, सिंपल रूल, 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन और 3 वाली लाइन उतारेंगे। तो 2 1 3 लिख दिया। आगे 2 में क्या आएगा 3 1 2 3 1 2, 3 आगे आना था तो 3 में क्या लिखेंगे 4 2 1 लिख दिया। तो 2 प्लस का 1 इंटू 1 विल बी 1, 2 2 जा 4, आगे -3 कट कर देंगे इसको, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, आगे +4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 विल बी 3। तो आंसर आएगा सोल्व करके डी की वैल्यू -6 + 15 - 4, तो डी की वैल्यू आई 5, तो 5 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा डी जो है 0 के बराबर नहीं आया है। डज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पाया जाएगा। हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस पेज का। आगे हमारे पास निकलेगा D1, तो D1 के लिए रूल बोलता है 4 2 3, तो फोर्थ वाली लाइन की वैल्यू उतारेंगे, फिर 2 की वैल्यू उतारेंगे सारी, लिख दी, फिर 3 की वैल्यू उतारेंगे सारी, 4 2 1 लिख दिया। ऐसे हम D1 को सोल्व करेंगे, फिर D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू को यहाँ से रूल में से देख के नंबरिंग को उतारेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो ये D1 की वैल्यू आई 29, 1 - 4, ये देखो यहाँ से लिखेंगे 29 लिख दिया। आगे 1 - 4 कैसे आया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 लिख दिया। नेक्स्ट आगे -3, तो -3 यहाँ से लिखेंगे, इसको कट कर देंगे, 13 1 जा 13, -16 2 जा 32, अब 13 - 32, नेक्स्ट प्लस का साइन, प्लस का 4 आएगा, 13 2 जा 6 26, 16 1 जा 16, तो 13 2 जा 26 - 16 सोल्व किया, आंसर आ गया -87 + 57 + 40, तो D1 आ गया हमारा 10। ऐसे ही हम D2 को भी लिख लेंगे। D2 की वैल्यू थी 1 4 3, पहले 1 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर 3 कॉलम की इनकी वैल्यू लिखी, हमने इनकी वैल्यूज को लिख लिया। फिर 2 13 1 जा 13, -16 2 जा 32, -29 कट कर देंगे, 1 1 जा 1, -3 2 जा 6, आगे प्लस का 4, इसको ऐसे कट कर देंगे पेंसिल से, 16 1 जा 16, -13 3 जा 39 सोल्व करेंगे, आएगा D2 -38 + 145 -92, तो D2 की वैल्यू आई 15। नेक्स्ट हम निकालेंगे D3। D3 की वैल्यू को हम कहाँ से देखेंगे, रूल में से 1 2 और 4 की वैल्यू उतारनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम की वैल्यू उतारेंगे, तो वैल्यू उतार लेंगे, 1 2 की और 4 की कॉलम की वैल्यू उतारी, तो 2 को 2 लिख दिया, 16 इंटू 1 16, 13 2 जा 26, नेक्स्ट -3 कट कर देंगे ऐसे पेंसिल से, 16 1 जा 16, 13 3 जा 39, नेक्स्ट प्लस का साइन 29 उतारेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, 3 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो हम सोल्व करेंगे, D3 की वैल्यू आएगी -20 + 69 - 29, तो D3 की वैल्यू आई 20। तो हमारे पास D1 D2 D3 की वैल्यू भी आ चुकी है, D की वैल्यू भी आ चुकी है। हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। XYZ की वैल्यू हमारे को निकालनी थी। क्यों निकालनी थी, क्योंकि हमने C1 C2 C3 को हमने रिस्पेक्टिवली लेके चले थे XYZ के नंबर्स को, तो उन नंबर्स को हमारे को निकालना था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो 3 तरह का स्टील प्रयोग किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट टन में बतानी है। कैसे बताएंगे, तो XYZ की वैल्यू को लिखा, D1 D2 D3, डिवाइड में हमेशा D ही जाता है। D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, D की वैल्यू आई थी 5, तो D1 लाइन में निकला है। हमेशा क्वेश्चन के आंसर ऐसे आते हैं, 10 15 20 लिख दिया। D1 D2 D3 की वैल्यू 10 15 20, डिवाइड में D हर बार जाएगा 5 5 5, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया x का 2, y का आया 3 और z का आया 4, तो हमारा आंसर निकला है 2 3 4। या तो ऐसे नंबरिंग में निकलेंगे या सेम सेम आंसर निकलेंगे। मोस्टली क्रैमर रूल के आंसर ऐसे ही आते हैं। देखो काउंटिंग आ गई 2 3 4, 90% चांसेस में होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। 2 3 4 आ गया। अब इसका आंसर हमने क्या देखा था, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ऐसे आ गया था। 1 1 1 ही आया सबका, प्लस माइनस का फर्क है सिर्फ।
अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखो -1 सेम सेम आया, कुछ ऐसे ही आंसर आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अब हमारा आंसर निकला इसका क्रैमर रूल्स XYZ का 2, 3, 4 तीन तरह के नंबर्स आ गए। तो हेंस द नंबर ऑफ कार्स ऑफ द टाइप C1 C2 C3, जो कार्स के नंबर ऑफ टाइप्स थे C1 C2 C3 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर, तो हमारे पास कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली वर्ड रेड पेन से लिखा है, तो मैंने C1 C2 C3 को अंडरलाइन भी कर दिया क्योंकि 2, 3, 4 इनके आंसर्स आए हैं, ठीक है, XYZ को, क्योंकि XYZ हमने C1 C2 C3 को ही लेट किया था जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। तो ये हमारे लॉन्ग टॉपिक्स खत्म हुए, इसके क्रैमर रूल के क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन और दोनों खत्म हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन को हमने कवर किया। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10 मैट्रिक्स सिस्टम का, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस से सोल्व करना सीखेंगे। आगे नया मेथड आएगा, उसको हम सोल्व करेंगे, उसको भी हम सीखेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी ग्रेजुएशन के हिसाब से, कुछ कोर्सेज में नहीं भी होगा टॉपिक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो के ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी घर पर बैठे हेल्प हो सके। आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट भी कईयों ने नहीं लिया था तो वो भी रह गया है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने शायद अनाउंस नहीं किया था बीच में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।